हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपनी हेडिंग को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, हाइट ऑफ मिरर। ठीक है। जैसे मन में ऐसा है कि जैसे अगर मुझे अपनी फुल बॉडी की इमेज देखनी, अगर जैसे मेरे पास बजट बहुत छोटा है और मुझे ऐसा हो कि मतलब कैसा, मुझे अपने सिर्फ इतने बड़े साइज की मतलब मिरर लेना है कि मैं अपनी फुल बॉडी का इमेज देख सकूं। तो ऐसा है क्या कि मैं अपने साइज का मिरर लेके आ जाऊं, एक प्लेन मिरर, या फिर किस साइज का लेके आऊँ कि मैं अपनी फुल बॉडी का इमेज देख सकूँ। क्योंकि हमें ये मालूम है कि जितनी डिस्टेंस पे प्लेन मिरर पे, अगर ये प्लेन मिरर है तो इससे जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। तो कई लोगों के मन में ऐसा आता है कि अगर मैं मान के चलो बहुत बड़े साइज का ना लेके एक छोटे साइज का मिरर लेके बहुत दूर रख दूं, मैं अपनी फुल बॉडी का इमेज देख सकता हूँ। नहीं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है प्लेन मिरर में कि चाहे मैं उस मिरर को कितनी भी दूर क्यों न रख दूं, मैं अपनी फुल बॉडी का इमेज तभी देख पाऊंगा जब वो इस पर्टिकुलर रूल को फॉलो करेगा। अगर नहीं फॉलो किया इस हाइट ऑफ इमेज को, मतलब कैसा एक्चुअल में होता कैसा है कि अगर मुझे फुल बॉडी का इमेज देखना है तो मिरर की हाइट जो है मेरे फुल बॉडी की कितनी होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। अगर वो हाफ नहीं है, अगर हाफ से थोड़ा सा कम है, तो कभी भी मैं अपनी फुल बॉडी का इमेज नहीं देख सकता, चाहे उसको मैं कितनी भी दूर पे क्यों ना रख दूं, चाहे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ही क्यों ना रख दूं, तब भी मैं अपने फुल बॉडी का इमेज उससे नहीं देख सकता। अगर मुझे फुल बॉडी का इमेज देखना है तो ये कंफर्म है कि ऑब्जेक्ट की साइज के हाफ साइज का मिरर होना चाहिए। ठीक, ये मिनिमम है, उससे बड़े के हर एक में मेरे पास फुल बॉडी का इमेज दिखेगा। तो चलो प्रूफ करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या देखना है, हाइट ऑफ मिरर। तो मैं हेडिंग डालता हूं, हाइट ऑफ मिरर, कि मिरर की हाइट कितनी होगी ये बताना है, कि मिरर की हाइट कितनी होगी कि मेरी फुल बॉडी का इमेज शो हो जाए। तो कैसा किया मैं कि एक प्लेन मिरर ले ले रहा हूं। ठीक है, जस्ट एजम्पशंस के हिसाब से इमेज फॉर्मेशन आप देख चुके हो। ठीक है, ये एक प्लेन मिरर है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे कुछ करके है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है मतलब अपना ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जैसे मैं हो गया, मैं अपने आप को कंसीडर कर रहा हूँ कि मेरे फुल ऑफ बॉडी का मुझे इमेज देखना है। ऐसे मिरर है बिना किसी चीज को चेंज किए, मतलब अपनी आंखों की इस पोजीशन से मैं पूरी बॉडी को देख सकूं। तो अब मैं कैसे देखूं, मैं ये जम्पशन किया हूं कि मेरा जो टॉप एंड ऑफ है ये और आंख के बीच का जो डिस्टेंस वो बहुत नेग्लिक्टेबल है इस पूरी बॉडी की हाइट के कंपेयर। ठीक है, तो मैं इससे अपना दोनों इसको आंख को एकदम टॉप पे जूम करके चलूंगा और बॉटम ऑफ पैर एकदम कंसीडर करके चलूंगा। ठीक है, तो देखो मैं ये कंसीडर किया कि उस ऑब्जर्वर की हाइट ऑफ ऑब्जर्वर कितना है, स्मॉल एच, इस तरह से। ठीक, तो ये मेरे पास कैसा है, सरफेस है। इसका टॉप एंड ए है, बॉटम एंड कौन सा है मेरे पास, बी है। कुछ इस तरह से है। एक मिरर है एम एन हाइट का, मुझे नहीं मालूम मिनिमम कितना चाहिए, तो मिनिमम उतना ही चाहिए कि यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके कहाँ तक चली जाए, यही हो, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आई तक चला जाए, ये चीज होनी चाहिए। अब हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये चीज मालूम है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये चीज हमें मालूम है कि इस मिरर पे इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितने एंगल पे बनेगा उतना ही नॉर्मल से कौन सा रिफ्लेक्टेड रे भी होगा। तो एजम्पशंस के हिसाब से अगर मैं ये कहा कि एक रे कुछ इस तरह से चले, ठीक, ये यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ की, तो नॉर्मल कुछ इस तरह से ऐसा ही रहेगा, ऐसा, ये ऐसा। ठीक, ये एजम्पशंस करो कि ये एंगल कौन सा है, इंसिडेंस एंगल हो या फिर कोई भी एंगल, थीटा है। ठीक, अब आफ्टर रिफ्लेक्शन रे अगर मेरी आंखों तक पहुंच रही है तो ऑब्जेक्ट मुझे दिखेगा। उसके बाद ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से आंखों तक पहुंच गई, ये एंगल कितना हुआ, थीटा।
अब हेड एंड चाहिए तो हेड एंड की रे ऐसे गई, नॉर्मल में वापस रिफ्लेक्ट होके ऐसे, ठीक। तो अब ये चीज देखो, क्या इसके नीचे के मिरर की कोई भी जरूरत है क्या? नहीं, इसके नीचे की मिरर की कोई भी जरूरत नहीं। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, इसको मैं ओ कंसीडर कर लेता हूं, ठीक। तो एज अ ऑब्जर्वर अगर मैं यहाँ पर से देख रहा हूँ अपने आप को, तो मैं ये देखूंगा कि मेरे पास जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको मैं देख रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड रे को ही देख रहा हूँ या इंसिडेंट रे को देख रहा हूँ। तो इमेज कैसी बनेगी ये देखो। अगर इमेज यहाँ पर से देखना स्टार्ट करोगे तो आप कैसे देखोगे कि मेरे पास इस बॉटम एंड से ऑब्जेक्ट से रे ऐसे आ रही है और इस तरह से आते हुए चली गई ऑब्जेक्ट के एक इंच से। तो अब मेरे को सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इस रे को पीछे साइड लेके जाना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, पीछे साइड लेके जाना पड़ेगा। और एक तरह से मेरे पास कैसा बॉटम एंड से देखना है, कुछ इसी तरह से देखना पड़ेगा। देखो, पहली बात पैर के लिए देखना है तो एक पोर्शन से रे यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, और तो और पूरी बॉडी का देखना है, आंखों के लिए भी तो रहेगा। तो ये पोर्शन से रे एक में इस डायरेक्शन पे भी जाएगी। तो ये मेरे पास कैसा यहाँ पर से जस्ट इसको पीछे रिट्रेस करते हुए आगे चल जाओ, इस तरह से रिट्रेस करते हुए, रिट्रेस नहीं मतलब ऐसे आगे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हुए चले जाओ, इस तरह से, ठीक। फिर उसके बाद कैसा इसी तरह से एक पोर्शन यहाँ पे इसके लिए भी होते चला जाएगा, ठीक है। चल, तो इस तरह से इसकी फुल साइज ऑफ इमेज बनते हुए चली जाएगी, ऐसा। ऐसा, ठीक है। अब देखो, ये मेरे पास ए हुआ, ये ओ हुआ, इस पॉइंट को मैं कितना कह देता हूं, पी कह देता हूं, ठीक है। अब अगर देखो ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है। तो आप समझना, अब इस पॉइंट को मैं कितना कंसीडर कर लेता हूं, इसे एम कंसीडर कर लेता हूं। पहले दो ट्रायंगल में चलते हैं। ट्रायंगल ओ ए ओ पी जो है वो सिमिलर ट्रायंगल होगा किसके, पी ओ बी के, ठीक। मतलब ए ओ पी और कौन सा मेरे पास पी बी ओ, ये सिमिलर ट्रायंगल होगा, एक सेम रे को सेम एंगल के साथ और सेम मेरे पास कैसा ये बेस को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो अब देखो मेरे पास क्या बोलोगे कि एपी एपी अपॉन पी ओ की जो वैल्यू है उसी तरह से दूसरे के लिए पीबी अपॉन पीओ की वैल्यू कैसी होगी, इक्वल होगी, ठीक। अगर मैं ये कह रहा हूं तो इसके हिसाब से एपी की वैल्यू बीपी के इक्वल है, एपी की वैल्यू बीपी के इक्वल है, एपी की वैल्यू बीपी के इक्वल, मतलब ये मिरर जो है हाफ पोर्शन पे है, मतलब ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस ये दोनों कैसा होगा, सेम होगा। अब देखो एक्चुअल में आपको मिनिमम पोर्शन देखना है, तो आपको एपी की वैल्यू एमओ के इक्वल है। आप ये कह सकते हो सिमिलरली, या क्या कहोगे कि एपी की जो वैल्यू है वो एमओ के इक्वल है। उसी तरह से आप क्या कहोगे एएम पीओ के इक्वल है, सिमिलर एएम पीओ के इक्वल है। अब आप देखो उसी तरह से जैसे ये थीटा है उसी तरह से यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कॉमन ऑफ बेस को अगर शेयर कर रहा है, ठीक है, देखो कॉमन ऑफ हाइपोटेन्यूज दोनों में शेयर हो रहा है, तो इसको भी एक सिमिलर ट्रायंगल के फॉर्मेट से अगर मैं सॉल्व करना स्टार्ट किया तो आपको दिखेगा कि ट्रायंगल ऑफ ए ओ पी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ओ एम, ट्रायंगल ओ एम ए के। तो फिर से आप कहोगे कौन सा कहोगे बोलो, टेन थीटा दोनों में सेम ही होगा तो ए पी अपॉन पी ओ यही कहोगे, ठीक। इजे इक्वल अपॉन में कितना कह दोगे मेरे पास बोलो, एपी की जगह पे कितना लिखोगे एम ओ अपॉन क्या लिख दोगे बोलो, एम ओ अपॉन बोलो ना ए एम, ठीक। अब देखो आपको ऑलरेडी मालूम है कि
पीओ की वैल्यू एएम के इक्वल है। मैं सिर्फ प्रूफ करना चाहता हूँ कि ये टर्म मुझे प्रूफ हो जाए, ठीक है? ओह सॉरी, एएम की एपी की वैल्यू नहीं, ये नहीं, एएम इज इक्वल टू पीओ, ये अपने को पहले से पता है। अब यहाँ पर से देखो, अगर ये दोनों इक्वल है तो आप कहोगे कि एपी की वैल्यू किसके इक्वल है? एमओ के इक्वल। यही चीज कहोगे कि कुछ और चीज कहोगे? देख लो, देखो, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अब मेरे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है? तो अगर आप देखो तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है? अगर आप अच्छे से देखो, देखो यहीं से बस स्टार्ट कर रहे हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है आपके पास? बोलो, यहाँ पर से ए बी कितनी है? ए बी, ए बी की वैल्यू किसके इक्वल है मेरे पास? ए पी प्लस पी बी के इक्वल है। आपको मालूम है एपी पीबी के इक्वल है, तो मतलब एबी की वैल्यू जो होगी वो 2 टाइम्स ऑफ किसके हो जाएगी मेरे पास? एपी के। और 2 टाइम्स ऑफ एपी के इक्वल होगा तो एबी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ एपी कौन सा हो जाएगा? तो एबी क्या है मेरे पास? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ किसके है मेरे पास? एपी क्या है? हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ मिरर, हाइट ऑफ मिरर। तो किसी ऑब्जेक्ट का फुल इमेज अगर आपको देखना है, किसी ऑब्जेक्ट का अगर फुल इमेज आपको देखना है तो आपको हमेशा जो मिरर लगेगा उसकी हाइट का हाफ लगेगा। अगर 10 फीट की हाइट का, 10 फीट की हाइट के किसी ऑब्जेक्ट की आपको इमेज देखनी है, ठीक है, वो भी कैसा? मिरर में, तो आपको कितनी हाइट का या कितनी साइज का एक प्लेन मिरर का जरूरत होगा? तो वो हाइट होगी 5 मीटर, सॉरी 5 फीट। कौन सा? 5 फीट हो, ठीक है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, फील्ड ऑफ व्यू। ये तो जस्ट आपको समझने के हिसाब से ये सबको बनता है, देख लो एक बार, ये सबको बनता है। चलो नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू पे चलते हैं। कहाँ पे चल रहे हैं? फील्ड ऑफ व्यू पे। इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस करेंगे कुछ, कम से कम 3-4 तो करेंगे ही करेंगे, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू की बात करते हैं। देखो, फील्ड ऑफ व्यू, नेक्स्ट हेडिंग डालो, फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू। देखो, तो फील्ड ऑफ व्यू होता क्या है? देखो, जब अगर किसी ऑब्जेक्ट को मुझे देखना है, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि मेरे सामने ये कैमरा है, ठीक है। अब ये कैमरा मुझे किस डिस्टेंस तक दिखेगी? जैसे अगर मैं यहाँ पर हूँ इस साइड में, तो अब उसको देखना स्टार्ट कर रहा हूँ कैमरे को, तो अभी ये मेरे पास रीजन कैसा? मेरे फील्ड ऑफ व्यू के अंदर। अब मैं ऐसे घूमते हुए यहाँ तक आ गया, इधर ये मेरे पास फील्ड ऑफ व्यू के अंदर। लेकिन हो सकता है मैं घूमते घूमते कोई एक ऐसी पोजीशन पे चला जाऊं कि कैमरा मुझे दिखे। ये कब पॉसिबल है? तो मतलब जब ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड, ठीक, जैसे अगर मैं ये कहा कि मेरे पास एक प्लेन मिरर है, और ज्यादा डेप्थ पे चलते हैं। देखो, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरे पास मार्कर है, इधर ये प्लेन मिरर है, इसके पीछे साइड वो इमेज दिख रही है। तो अब वो इमेज मुझे कब तक दिखेगी? जैसे मैं ऐसे आ रहा हूँ, इसको ऐसे देखते हुए ऐसे चला जा रहा हूँ, तो ये मेरे पास फील्ड ऑफ व्यू के अंदर है। कैसे? तो उस इस ऑब्जेक्ट से मेरे पास जो लाइट रहे यहाँ पर जाए, और इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड ऑफ रे है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, जब तक मैं रिफ्लेक्टेड रे के रीजन पे रहूंगा तब तक वो मेरे फील्ड ऑफ व्यू के अंदर रहेगा। मतलब ऑब्जेक्ट की जो रिफ्लेक्टेड ऑफ रे है, ऑब्जेक्ट की जो रिफ्लेक्टेड ऑफ रे है, वो जिस रीजन तक है, उस रीजन तक अगर मैं प्रेजेंट हूं तो वो मेरे पास उसका फील्ड ऑफ व्यू कहलाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्टेड ऑफ रे के रीजन को हम क्या बोलते हैं?
फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्टेड ओ, तो रिफ्लेक्ट किससे हो रहा है? कोई मिरर से या रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्टेड ऑफ रे के रीजन को हम क्या बोलते हैं? हम फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? तो चलो पहले थ्योरी लिख लो, फिर डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी मतलब सिर्फ 2 पॉइंट है इसमें। क्या-क्या है? लिखो। It is the region, it is the region where divergent ray from object or image is present. Image is present. Second point पे लिखो, if your eyes are present in field of view and receive diverging ray, then only we can see image, then only we can see image। ठीक, चलो यहां तक हुआ। अब इस फील्ड ऑफ व्यू के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें। ठीक है, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हुआ, दिखना स्टार्ट हो गया होगा कि नहीं हुआ? देखो, एक क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हो गया होगा, मैं बता देता हूं। देखो देखो, मैं इसमें नहीं लिखता हूं, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन एक्सप्लेन करते चला जाता हूं और वहीं पर आपको समझते हुए चले जाना है। मैं एक क्वेश्चन पढ़ते चलता हूं क्या क्या है। ठीक है, यानी तो चलो लिखा है क्वेश्चन पे, लिख देते हैं। आपको स्क्रीन पे बोल दिया हूं तो दिख जाने के लिए, तो देखो दिख रहा है तो लिखो। ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कौन सा है? बी है। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस एल, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस एल इन फ्रंट ऑफ द सेंटर, इन फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ ए मिरर ऑफ विड्थ d, hung vertically on a wall। A man walked in front of the mirror along a line parallel to the mirror at a distance 2L from it. As shown in figure, find the greatest distance over which we can see the image of the light source from the mirror। तो देखो क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि जैसे मेरे पास ये एक वॉल है, ठीक है, इस वॉल पे एक वर्टिकल ऐसा मिरर रखा हुआ है जिसकी विड्थ जो है, इस तरह की जो विड्थ, ये कितनी है? डी है। कितनी है? डी है। इसके सेंटर पॉइंट पे एक पॉइंट साइज का ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जैसे ये। ठीक है, ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? एल है। अब क्वेश्चन पे बोल रहा है कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट यहीं पर फिक्स है। अब इससे 2L डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ से L डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है और 2L डिस्टेंस पे ऑब्जर्वर ऐसे मूव कर रहा है। तो मुझे ये बताना है कि वो ऑब्जर्वर कितने डिस्टेंस तक मूव करे कि मेरे पास वो पूरा का पूरा इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे देखो, ये एकदम वैसे ही कहानी है, कई बार देखना, नोटिस करना कि जब हम छोटे थे, अब तुम लोग क्या ही, तुम लोग तो मतलब कार से चले जाते होगे तो कहाँ से पता चलता होगा, ये आजकल के बच्चे नहीं देखते होंगे। कैसा होता था, जैसे शोरूम कोई रहे ऐसे, तो उसमें ऐसे वॉल पे कांच लगी रहती है, मतलब कांच का वो ग्लास का एक ऐसा क्या रहता है, वॉल लगाए रहते हैं 100 पीस के हिसाब से। तो साइकिल चलाते टाइम हम जाए और ऐसे धीरे धीरे कभी कभी ऐसे चलाते हुए इस तरह से दो साइड नजर इधर भी, और बड़ा मजा आता है मिरर में अपने आप को देखते हुए। थोड़ा लड़का सुंदर दिखता है तो अच्छा लगता है ना? लड़कों से ज्यादा तो गर्ल्स कई बार देख लेती हैं, गर्ल्स तो शर्माती हैं, लेकिन बॉयज कुछ ज्यादा ही फोकस करते हैं दूसरे के साइड पे। अब वो अपनी ही फोटो ऐसे देख रहे, तो क्या तुम्हें ऐसा है क्या कि हर रीजन पे तुम्हें अपनी इमेज दिखती है? नहीं, तुम किसी एक रीजन पे आते हो तब तुम्हें अपनी इमेज दिखना स्टार्ट होती है और कुछ दूर तक तुम उसको देख सकते हो, उसके बाद वो दिखना बंद हो जाएगा। ठीक, तो लगभग लगभग उसी टाइप का है। ये एकदम वही नहीं है, इसमें ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर खुद की इमेज देख रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही देख रहा है। तो देखना स्टार्ट करते हैं कि ये बताना क्या चाह रहा है। बस उस टाइप की कंडीशन है, बस उसी चीज को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक, तो इसी एग्जाम्पल का हम क्या देख रहे हैं? सॉल्यूशन देख रहे हैं। एग्जाम्पल कैसा है अपने पास, समझना।
क्वेश्चन आसान है, बड़ा मजा आएगा। क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि इस तरह से ये डी लेंथ का मिरर है। चलो, कोई दिक्कत नहीं। इसके सेंटर पॉइंट से ऐसे ओ पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी डिस्टेंस यहां से कितनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एल। ठीक, ये चीज है। एक ऑब्जर्वर है जो कि कुछ इस तरह से इस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है जिसकी डिस्टेंस यहां से कितनी है अपने पास, 2l है। इतनी चीज क्वेश्चन पे मेंशन किया कि ये 2l। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं अभी। ये डिस्टेंस 2l, तो हमसे क्वेश्चन पे ये पूछ रहा है कि ये इसके अलोंग मूव कर रहा है, तो ये कहां तक मूव कर, मतलब कहां तक इस ऑब्जेक्ट की इमेज को इस मिरर पे देख। पहला कॉम्प्लिकेशन समझा। इस ऑब्जेक्ट की इमेज को इस ऑब्जेक्ट की इमेज को इस लाइन के क्रॉस चलने वाला ऑब्जर्वर कहां तक देख पाएगा, कितनी डिस्टेंस तक ऐसे मूव करेगा कि वो देख पाएगा। ठीक, अब समझो। अब ऑब्जर्वर इधर मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की लाइट जो है वो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस रीजन तक है उस रीजन तक को हम फील्ड ऑफ व्यू कहेंगे। और वो फील्ड ऑफ व्यू के अंदर जब तक ऑब्जर्वर रहेगा तब तक उसे उसकी इमेज दिखाई देगी। ठीक, तो देखो, क्या करो जब भी ऐसी कंडीशन आए तो रे को एक पोर्शन ऑफ मिरर के एंडिंग और एक रे को, मतलब रे को इस, देखो मैक्सिमम जहां तक रिफ्लेक्ट हो सकता है वो इसी पॉइंट पे जाकर रिफ्लेक्ट होगा। इसके बीच में तो लाइट अंदर ही रहेगी क्योंकि सबसे ज्यादा एंगल यही बना है। उसी तरह से दूसरी रे कुछ इस तरह से ऐसे जाएगी। ठीक, दोनों को मिरर के एकदम एंडिंग एंडिंग पॉइंट पे पहुंचा, यहाँ से एक लाइट निकली और एकदम एंडिंग पे, और एक यहाँ से निकली एकदम एंडिंग। ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल लाइट को ड्रॉ, ऐसा एक नॉर्मल लाइन को यहाँ पर ड्रॉ। ठीक, ये एंगल ये कितना है, थीटा है, और ये एंगल भी यहाँ कितना है, थीटा है। ठीक, अब देखो, ये थीटा एंगल ड्रॉ कर रहा है, नॉर्मल से मेकिंग एंगल ये थीटा है। ये मिड पॉइंट पे था, तो जितना ये एंगल बनाएगा उतना एंगल ये बनाएगा। क्वेश्चन पे मेंशन है, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो ये मिड पोर्शन में था, जितना पोर्शन ये ऊपर के लिए एंगल बनाएगा उतना ही नीचे के लिए बनाएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब मिरर की एक खासियत होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो ये लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होगी तो ये एंगल भी यहां से कितना होगा मेरे पास, थीटा होगा, इस तरह से। और इसी तरह से ये भी यहां से थीटा ही होते हुए आगे चला जाएगा। ठीक, खत्म बात, खत्म। देखो, तो अब ये चीज है, तो मुझे ये लेंथ फाइंड करना है कि ये पीछे का जो ये लेंथ पोर्शन है, ये ये पूरा कितना होगा। देखो, तो अगर मैं इस लाइन को पीछे लेके गया ऐसे, इस लाइन को ऐसे पीछे लेके गया, तो देखो ये पोर्शन तो मुझे फिक्स है कि ये कितने के इक्वल है, डी के इक्वल है, इसका कोई दिक्कत नहीं, ये डी के इक्वल है, बस हो गया, इतनी चीज आप मान, ये डी के इक्वल है। अब अगर ये चीज डी के इक्वल है, अब समझो ये डी के इक्वल है, तो अब कैसे डिसाइड करोगे। अब देखो, कुछ सोचने की कोशिश करो, एकदम बेस्ट समझ में आएगा। देखो, अगर ये लेंथ एल है तो मैं अगर यहाँ पर से एक लाइन को ऐसे ड्रॉ किया, एक लाइन को मैं कुछ इस तरह से ऐसे ड्रॉ किया। ठीक, तो देखो, अगर ये थीटा है तो ये बचा हुआ पोर्शन कितना होगा मेरे पास, डी बाय, यही होगा। ऊपर का भी पोर्शन कितना होगा, डी बाई टू। ये लेंथ कितना गिवन कर दिया है, एल गिवन किया है। ठीक, तो अगर ओ है तो मैं इसे ए कंसीडर कर लेता हूं, इसे बी कंसीडर कर, चलेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत। ओ ए बी, ये सिमिलर ट्रायंगल होगा किसके जैसा, ए, इसे कर लो एम और इसे कर लो कौन सा, पी। ठीक,
तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल, जितनी हाइट इसकी होगी इतनी हाइट ऊपर वाले की होगी, जिसे मैं कौन सा कह लेता हूँ, इसे क्यू कह लेता हूँ, ठीक। और इसे कौन सा पॉइंट कह लेता हूँ, एन कह लेता हूँ। तो अब देखो, आप खुद समझने की कोशिश करो कि ट्रायंगल कौन सा ए ओ बी जो है वो सिमिलर ट्रायंगल होगा किसके, देखो कॉमन बेस शेयर कर रहे हैं दोनों और एक ही लाइंस पे क्या कर रहे हैं, बन रहे हैं, तो ये सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो कौन सा, ए ओ बी, इनके रेशियो सेम होंगे, मतलब ए ओ बी। और दूसरा कौन सा है, ए एम, ट्रायंगल कौन सा, ए एम पी, यही होगा, ठीक। अब ए एम पी, ये तीन तरह से देखने को मिला। उसके बाद अगले स्टेप पे कैसे डिसाइड करोगे, तो ये चीज समझने की कोशिश करो कि मेरे पास यहां से कैसा है, समझना। यहां पर से अगर कहे कि L बाय कौन सा, L बाय D बाय 2 है, ठीक है, ये चीज कहो। या फिर ये कह लो कि ए बी अपॉन बी ओ का जो रेशियो होगा, ए बी कौन सा बेस है, तो सिमिलर यहाँ पे बेस कौन सा है, ए एम अपॉन एम पी के इक्वल होगा, ठीक। अब देखो ये डिस्टेंस एल थी, क्वेश्चन में खुद मेंशन किया है कि ये डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, 2L। तो मेरे पास सब मालूम है, ए बी की वैल्यू कितनी मालूम है, देखो, ठीक। बी ओ की वैल्यू कितनी मालूम है, डी बाय 2, ठीक। ए एम की वैल्यू कितनी मालूम है, ए एम की वैल्यू कितनी मालूम है यहाँ पे, 2N। और एम पी की वैल्यू मैं एजम्पशन कर लिया कि एम पी एक्स के इक्वल है, ठीक। हटाओ, नहीं कर रहा हूं, एम पी को एम पी ही सॉल्व कर, ठीक है। चलो, तो ये कितना हुआ मेरे पास, एम पी। अगले स्टेप पे देखो ये कितना देखने को मिलेगा, बताओ, बोलो। देखो ये मेरे पास अप साइड चला जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा मेरे पास। अगले स्टेप पे बोलो, बोलो, कुछ तो हो रहा होगा, डी हो रहा होगा भाई। कितना होगा, 2L बाई डी इज इक्वल टू 2L बाई ऑफ एम पी। तो एम पी इज इक्वल टू कितना हो गया, डी हो गया, यही हुआ। अगर एमपी की वैल्यू मिल गई तो बचा हुआ आपको मिल गया। तो एमपी की वैल्यू आपके पास क्यूएन के इक्वल है, ये दोनों डी के इक्वल है। तो फील्ड ऑफ व्यू कितना होगा आपके पास, तो आप देख सकते हो, फील्ड ऑफ व्यू की जो वैल्यू होगी क्यू से पी तक की सभी वैल्यू के समेशन के इक्वल होगी। तो ये कितना हो जाएगा, क्यू एन एन एम प्लस हो एम पी, यही होगा। अगले स्टेप में डी प्लस डी कितना हो गया मेरे पास, 3D हो गया, कितना हो गया, 3D हो गया। तो ये चीजें हैं, इस तरह से हम फील्ड ऑफ व्यू कैलकुलेट करते हैं। अभी मुझे यहाँ पे टाइम लग रहा है, एग्जाम में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, तुरंत देखो। सिर्फ तुम्हें एक ही चीज करना है कि मेरे पास ऑब्जेक्ट से दो रे निकालनी है, दोनों मिरर के एकदम एंडिंग एंडिंग पोर्शन पे जाना चाहिए, ठीक। एक स्टार्टिंग एंड पे तो एक कौन से एंड पे, एंडिंग एंड पे जाना चाहिए। और फिर उसके बाद वो जहां तक जा रही है वहां तक भेजते चले जाओ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बस को फॉलो करते हुए जाना, कुछ नया मत ट्राई करने लगे, ठीक है। जो सिखा रहा हूँ उस चीज को फोकस करो, देख लो एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब क्वेश्चन दिखना बंद करवा देते हैं, बस सिंपल सा ऐसे लिख देते हैं। देखो मैं क्वेश्चन डायरेक्टली आपको थ्योरेटिकल नहीं लिखता हूँ, इस पे थ्योरेटिकल का कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, सब में फाइंड द फील्ड ऑफ व्यू रहेगा आज के भी क्वेश्चन पे। जब चेंज होना स्टार्ट होगा, कुछ नया रहेगा तो मैं उसे करा दूंगा। बस मैं तरीके बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे, थोड़ा और भी तरीके रहेंगे जिससे आप
थोड़ा अच्छा फील करो, थोड़ा एक्सपर्ट बन जाओ, बस हो गया। ठीक है? चलो देखो, कैसा है कि मेरे पास जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है। क्या है कि मेरे पास ऐसा एक मिरर है जो कि यहां से कितने एंगल पे है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे है। एक ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है यहाँ, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ पर से कितनी डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पे है, ठीक? और उसके बाद यहाँ पर से डी डिस्टेंस पे है और ये लाइन जस्ट इस पे ऐसा है, ठीक? अगले स्टेप पे ये इसके जस्ट पैरेलल एक लाइन है इस तरह से, ठीक है? इसके अक्रॉस एक ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, इसके क्रॉस एक ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसकी डिस्टेंस यहां से मेरे पास कितनी है, ये 2d। ये कितनी है मेरे पास, 2d। ये d है और ये कितनी डिस्टेंस है मेरे पास, 2d है। और इस तरह से ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, बस ऐसा है। ये कितना है मेरे पास, ये लेंथ ऑफ मिरर l है और ये कितना कर लो m, और ये कितना कह लो m डेस। ऐसा है क्वेश्चन, ठीक है? ऐसा देख लो, इतनी चीज आप देख लो बस। ये लेंथ l है, ये कितना है d है और ये 2d है। ये ऑब्जेक्ट कितना फील्ड ऑफ व्यू होगा फॉर ऑब्जेक्ट ओ इमेज, कैसा फील्ड ऑफ व्यू देखना है। ये भाई क्या कह रहा हूं मैं, क्या क्वेश्चन था, फील्ड ऑफ व्यू ही तो था ना कि कुछ और है, फील्ड ऑफ व्यू ही है। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट ओ इमेज, बताओ। देखो एक बार थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करो, फिर मैं आगे बताना है स्टार्ट, ठीक है? देख लो एक बार अच्छे से। हो गया? रफ करूं इसको, मतलब थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। ये डिस्टेंस आपको पता चल गया नहीं, बस हो इतना ही मेरा इंपॉर्टेंट काम। चलो इसको रफ करता हूँ, ठीक है? अब यहीं पर से क्वेश्चन भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसी डायग्राम का। 20 बार डायग्राम क्यों ही बना, ठीक है? चलो देखते हैं। क्या है कि इसमें बहुत कलर के मार्कर की जरूरत पड़ती है, रिफ्लेक्टेड तो नॉर्मल, सब अलग अलग देखने के लिए। नहीं तो मेरा तो आधा काम, मतलब 90% काम एक ही कलर से हो जाता है, ठीक है? ये हटाता हूँ। ये डिस्टेंस डी है और ये डिस्टेंस कौन सा है, 2d, ठीक? देखो अब कैसा है, सिंपल से समझो। इस ऑब्जेक्ट से दो रे निकालो जो मिरर के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे जाते हैं। तो एक ये हुआ, ठीक? एक ये हुआ, ठीक है? इस तरह से है। अब देखो, अगर ये 60 डिग्री, तो ये कितना डिग्री हो गया होगा, चुपचाप 30 डिग्री। यहां से नॉर्मल एक आएगा, आ जाने दो। ये नॉर्मल कितना ड्रॉ कर रहा होगा, 60 डिग्री। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी कुछ इसी तरह से ऐसे जा रहा होगा, ठीक है? हालांकि ये कितना होगा, 30 हो गया, ये 60 हो गया, ये बचा हुआ 60 हो गया, ये 120 के आसपास, मतलब ये थोड़ा ऊपर जाएगा, कुछ इस तरह से ऐसे जा रहा होगा। ये बचा हुआ ये कितना हो गया, 60 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन कह रहे हैं, ठीक है? ये परपेंडिकुलर था, एकदम ऐसा मेंशन किया, ठीक? अब खत्म कर, यहां तक सब चीज खत्म। अब समझना, अब क्वेश्चन थोड़ा गौर से समझने की कोशिश करें। ये रीजन तो मेरे पास मालूम है कि ये रीजन की लेंथ कितनी है, ये पोर्शन जो यहां से ब्लैक लाइन पे मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूं, ठीक है? तो मुझे ये तो मालूम है कि ये पोर्शन कितना है मेरे पास, यहां से यहां l sin 60,
ये मालूम है, ये रीजन मुझे मालूम पड़ गया क्योंकि मिरर की लेंथ एल है, 60 डिग्री पे है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, एल साइन 60। कंफर्म, इतना तो मिल गया, इतने पे कोई दिक्कत नहीं। मतलब मुझे एक्स्ट्रा ये पोर्शन चाहिए और बचा हुआ भी बचा हुआ है। रुको 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 रुको, यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ तो कर लो पहले मिरर से, इस पोर्शन से एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करो। तो ये कितना था, ये 60 है, तो देख लो ये कितना बना लिया, 30। ठीक, अब ये यहाँ से अगर नॉर्मल लाइन थोड़ा सा और चेंज करते हुए मैं ड्रॉ करता हूँ, ये 30 डिग्री है, तो यहाँ से आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कुछ इस तरह से ऐसे जाएगा, इस तरह से ऐसे नीचे तक जाएगा। ठीक है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब देखो ये पूरी लेंथ कितनी है, 2D है, ये पूरी लेंथ ऑफ मेरे पास यहाँ तक कितनी है, ये D था, ये कितना है 2D, ये बचा हुआ पोर्शन कितना हो गया, D हो गया। ये बचा हुआ पोर्शन कितना हो गया D हो गया। अब देखो सब खत्म हो गया, सब सॉल्व हो गया। ठीक, अब देखो अगर ये मेरे पास 30 और 30 कितना हो गया, 60, ये पूरी लेंथ कितना था, 2D, मेरे पास ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है, परपेंडिकुलर। अब मैं इसे कितना कंसीडर किया था, m, मैं इसे कंसीडर कर लेता हूँ p, इसे कंसीडर कर लेता हूँ q, इसे कंसीडर कर ले रहा हूँ r, इसे कंसीडर कर ले रहा हूँ s। चुपचाप अब तुम किस ट्रेंगल से देखना स्टार्ट करो, देखो ये सबसे आसान क्वेश्चन, एम पी क्यू से, ट्रेंगल एम पी क्यू से। देखो टेन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा, पी क्यू अपॉन कितना है, एम पी। तुम्हें मालूम है टेन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3, पी क्यू की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है, जबकि एम पी की वैल्यू 2D है, तो पी क्यू इज इक्वल टू 2D मतलब 2√3, और ये कौन सा हुआ, डी। ये किसकी वैल्यू मिल गई, पी क्यू की वैल्यू। एल साइन 60 है, एल साइन 60 है, तो एल की वैल्यू आपके पास है साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2। ठीक, अब देखो ये अगर समझने की कोशिश करो, ये 60 हो गया, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 30 होगा, और ये भी बचा हुआ कितना हो गया, 30। फिर से ट्रायंगल में किस में जाओ, ट्रायंगल एम आर, सॉरी एम डैश, एम डैश आर और एस पे आओ। ठीक, देखो अब तुम्हारे पास बेस मालूम और सिर्फ परपेंडिकुलर निकालना है, फिर लिखो टेन 30, परपेंडिकुलर आर एस फाइंड करना है, और बेस तुम्हारे पास मालूम है एम डैश एस। परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन दिखाता है वो तो आपको पता ही है कि नहीं मालूम। ठीक, अगर इतनी चीज आपको मालूम है तो आगे आप खुद बताओ कि ये वैल्यू कितनी होगी, समझो। तो अब आप बता सकते हो कि आर एस की वैल्यू कितनी होगी, बोलो। एम डेस एस, एम डेस एस की वैल्यू कितनी है, फाइंड करनी है भाई, आर एस की वैल्यू फाइंड करनी, एम डेस एस की वैल्यू कितनी है, डी, और टेन 30 की वैल्यू 1/√3, ये हुआ, बस काम खत्म हो गया। तो आपके पास फील्ड ऑफ व्यू की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी मेरे पास, आर एस प्लस एस पी प्लस पी क्यू, यही होगा। तो आर एस की वैल्यू कितनी होगी, आर एस की वैल्यू कितनी होगी, D/√3। एस पी की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, बोलो, L√3/2। उसके बाद पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2√3D हो जाएगा। एलसीएम ले लो तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, बोलो, D प्लस 3L, सॉरी एलसीएम ले लो पूरा, सॉल्व करने में इजीली पड़ेगा, यही आंसर होगा एक्चुअल में, इतना ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। एल की वैल्यू कुछ तो गिवन होनी चाहिए, सॉरी क्वेश्चन में गिवन था, मैं नोटिस नहीं किया कि एल की जो वैल्यू थी, क्वेश्चन पे लिख लेना कि एल इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, 2D है, 2 टाइम्स ऑफ डी है। अब सॉल्व हो जाएगा, तो बस वैल्यू पुट कर दो, D/√3
√3 प्लस ये कितना हो जाएगा 2d स्क्वायर √3/2 प्लस 2 स्क्वायर √3 इंटू डी। देखो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो d प्लस हो, ये d को क्या करो कॉमन ले लो, ये 1 प्लस हो कौन सा 3 प्लस हो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 और डिनोमिनेटर में 3 हो गया, ये कितना हो गया बोलो 10/√3 डी हो गया। ये इसका फील्ड ऑफ व्यू था, आसान था ना। देखो आसान था, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, है ना। देख लो एक बार, फील्ड ऑफ व्यू इसका आसान था, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देख लो एक बार, फिर अभी और एक बताएंगे। अभी ये सब सिंगल मिरर बेसिस था, अब कौन सा मिरर बेसिस देखेंगे, डबल मिरर रहेंगे और दोनों मिरर एक दूसरे से कुछ इंक्लाइंड पे रहेंगे, ठीक है। पहले इतना देखो। चलो इसके बाद टू मिरर सिस्टम देखते हैं और कैसा दो इमेज किस कंडीशन पे मिलेगी, ठीक है। चलो अपग्रेड करते हैं भाई, समय के साथ चीजों को अपने आप को अपग्रेड करते हुए भी चलते हैं, तो हमें आंसर अच्छा अच्छा मिलेगा, ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा उतने सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, और उतना इजी लगेगा। देखो क्वेश्चंस जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते चला जाएगा, और अगर नहीं सॉल्व करोगे एक ही खाली यूट्यूब में देख के फुर्सत हो जाओगे तो दिक्कत। और हाँ प्लीज, मैं भले यूट्यूब में ये पढ़ा रहा हूँ, ये उस बात के लिए है कि अगर आपके लेक्चर छूट गए हैं तो आप यहाँ से देख के कवर कर सकते। बाकी आपको जो क्वेश्चंस का स्टडी मटेरियल मिलता है, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो यूट्यूब यूट्यूब से पढ़ते रहते हैं, वो क्या करते हैं आधे क्वेश्चन इधर के सॉल्व कर रहे हैं, आधे क्वेश्चन उधर के सॉल्व कर रहे हैं, आधे क्वेश्चन कहीं और के सॉल्व। मैं पहले बता दूं इससे कुछ नहीं होगा, खाली कॉन्फिडेंस बिल्ड भी नहीं होगा, टूटता ही चला जाएगा। और दूसरी सबसे ज्यादा समस्या ये होगी इस तरह से करने से सिलेक्शन होने के चांसेस कम होते जाएंगे, क्योंकि आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है या क्या हो रहा है। हमेशा क्वेश्चंस एक सीक्वेंस में सॉल्व करना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में जब पहली बार सॉल्व कर रहे हो तो स्टार्टिंग में ये करो कि जो क्वेश्चंस का सीक्वेंस ऑर्डर दिया है तुम्हारी मॉड्यूल पे वहीं सॉल्व करो, कहीं क्रोम से कहीं यहाँ से ये पीडीएफ वो पीडीएफ ये सब उठाना बंद करो। कोचिंग का जो भी स्टडी मटेरियल आपको मिला होगा, एक मॉड्यूल मिली होगी या कोई एक रेफरेंस बुक है, जो नहीं वो कर पा रहे हो वो ऑनलाइन जो कर रहे होगे, नहीं है मतलब करने के लिए कोचिंग का नहीं है स्टडी मटेरियल, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक रेफरेंस बुक है, उस रेफरेंस बुक को ही वहां पर सॉल्व करो। बहुत सारी रेफरेंस बुक्स होती हैं, अच्छी अच्छी रेफरेंस बुक होती हैं जो सस्ती भी आती है, जिसमें क्वेश्चंस भी होते हैं। जैसे अगर बात की जाए तो एक डीसी पांडे आती है, तो डीसी पांडे में कितना रहता है बहुत सारा है कंटेंट, लेकिन वो वाली नहीं लेनी है कि जो 5 वॉल्यूम में है। 5 वॉल्यूम वाली मेंस और एडवांस के लिए तो वो अगर मतलब ऐसा लेना है तो उसको ले तब, और नीट के लिए कर रहे हो तो 2 वॉल्यूम वाली ले, खाली क्वेश्चंस वाली। दिशा पब्लिकेशंस की आती है, डीसी गुप्ता की आती है। देखो डीसी पांडे अलग है, इंजीनियर डीसी गुप्ता अलग है, वो दिशा पब्लिकेशन के अंदर आती है, ठीक। शशि भूषण तिवारी है, टाटा मैग्रा हिल की, ठीक है, गैलेक्सी ऑफ फिजिक्स है आशीष अरोड़ा सर की, फिर उसके बाद बीएम शर्मा है सिंगेज की, है ना। तो ऐसे बहुत सारी बुकें हैं, बुक तो बहुत सारी भरी पड़ी है मार्केट में, आप सॉल्व करते करते थक जाओगे, ठीक। लेकिन कोई एक ही बुक सॉल्व करो शुरू से लेके आखिरी तक, पूरा उसी को सॉल्व करो, बहुत सारा इधर उधर नहीं जाना। फिर उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करो। कोचिंग का स्टडी मटेरियल तो कोचिंग का स्टडी मटेरियल, हाँ, लेकिन जब वो बुक सॉल्व हो जाए तो पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करो। पीवाईक्यू हमें ये नहीं बताता कि यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, पीवाईक्यू ये जरूर बताता है कि हमारी प्रिपरेशन किस तरह से चल रही है, अगर उस साल के पेपर में हम अपेयर होते तो हम कहाँ पर अपने आप को रख पाते, ठीक। और पीवाईक्यू मान के चलो जो पेपर सॉल्व हो रहा है उससे 2-4 क्वेश्चंस कम ही सॉल्व होने हैं एग्जाम में, क्योंकि उसका प्रेशर होता है, तो प्रेशर धीरे धीरे प्रैक्टिस से रिलीव होते हुए चला जाएगा, ठीक है। तो देखो जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, तो मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ और बताना स्टार्ट करता हूँ। क्या है हमारे पास कि एक मिरर है, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक मिरर है कुछ इस तरह से, ऐसा,
ठीक? ये मिरर का एंगल जो है वो 150 डिग्री है। ये एम है, ये M1 है और ये कौन-सा मेरे पास M2 है। इस तरह से क्वेश्चन पे मिल सकता है, ठीक है? ऐसा। एक कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक? एक ऑब्जर्वर है, वो कुछ इस तरह से मूव करते हुए आगे जा रहा है, ठीक है? मेरे पास ये ऑब्जर्वर जो है ये पॉइंट P है, ठीक है? इस वाली लाइन पे A, P और ये कौन-सा B पे मूव कर रहा है। तो मुझे क्या चाहिए? फील्ड ऑफ व्यू चाहिए फॉर 2 इमेज। तो जहाँ तक 2 इमेज दिख रही है, वो रीजन कौन-सा होगा इस APB लाइन, इस ऑब्जेक्ट का वो फील्ड ऑफ रीजन बताना है मुझे जहां पर इस ऑब्जेक्ट की 2 इमेज दिखे। मिरर ऐसा बेंड किया हुआ मतलब 2 इक्वल पार्ट में मतलब सॉरी ऐसा बेंड किया हुआ है और ऑब्जेक्ट जो है वो जस्ट यहाँ पे रखा है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है? 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा है और ये मिरर 2 एंगल पे इस तरह से रखा हुआ है मतलब ऐसा बेंड किया हुआ है, तो 2 मिरर की तरह बिहेव करेगा, तो मुझे इस रीजन में कहाँ तक 2 इमेज मिलेगा, ठीक है? मुझे ये पूछा है, तो ये मुझे बताना है, ठीक है? तो अब देखो, अगर मुझे ये चीज़ बताना है, तो मुझे किस तरह से ये सॉल्व करने को मिलेगा? तो तुम सबसे सिंपल सी भाषा में ये समझो कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, तो यहाँ पे मिरर 2 बार रिफ्लेक्ट होगा अलग-अलग तरह से, एक बार इससे और एक बार इससे। मुझे वो रीजन चाहिए जहाँ तक इसकी भी रिफ्लेक्टेड ऑफ रे मिले और जहाँ पे इसकी भी रिफ्लेक्टेड ऑफ रे मिले। जब दोनों की रिफ्लेक्टेड ऑफ रे जिस रीजन तक दिखेगी वो रीजन कैसा होगा? डबल इमेज होगा और जहां पर सिर्फ एक मिरर के थ्रू रिफ्लेक्टेड ऑफ रीजन मिले वहां पर सिर्फ एक इमेज दिखेगा। दो इमेज कहां तक दिखेगा? जहां पर दोनों मिरर से रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है, ठीक है? वो रीजन कैसा कहलाएगा? इसका डबल इमेज का रीजन कहलाएगा, ठीक? तो देखो कैसे कहलाएगा। जैसे मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, छोटे फॉर्मेट में ड्रॉ करूंगा, बहुत ज्यादा बड़ा इमेज नहीं लेके चलूंगा। जैसे ये एक मिरर है, ठीक है? ये ये कौन सा है? M है और ये कौन सा है? M, ठीक? अब अगर ये इक्वल एंगल में बाइसेक्ट कर रहा है, तो देखो ये एंगल कौन सा है मेरे पास? 75 डिग्री, ठीक? अब ये 75 डिग्री है, ये पहले मिरर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक? तो देखो इससे रे कैसे बिहेव करोगे? दो पोर्शन में डिवाइड करोगे ऐसा, ठीक है? एक पोर्शन से रे ऐसे निकलेगी, दूसरे पोर्शन से रे कुछ इस तरह से निकलेगी, इस तरह से रे कुछ निकलेगी ऐसा, ठीक? यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करो, एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल लाइन यहाँ पे कैसे देखने को मिलेगी? देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐसा मिलेगा, ठीक? ये 75 है, तो ये कितना हो जाएगा? 15 के आसपास 19 मिल जाएगा ये दोनों, ठीक? दूसरी रे जो रिफ्लेक्ट होगी वो भी कुछ इसी तरह से जाती हुई दिखेगी ऐसा, ये भी कितना होगा? 15 डिग्री, ठीक? अब ये रीजन यहाँ पर से ऐसे पीछे साइड, यहाँ पे नहीं है ये, इसके पीछे साइड कहाँ पे? D डिस्टेंस, ये कितना है? D है या 2D है मेरे क्वेश्चंस के हिसाब से? इस पॉइंट से ऐसे क्वेश्चन मेंशन है, आधा ही क्वेश्चन में बना पाया था। ये डिस्टेंस कितना है मेरे पास? D है। तो जो इस पोर्शन से डिस्टेंस गिवन है, वो जहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है, वो डिस्टेंस कितना है हमारे पास यहाँ से? ये डी रीजन है ऐसा, ठीक? पहला स्टेप तो ये देखने को मिल गया, ठीक? तो ये इधर कहीं पर पीछे साइड आ रहा होगा,
थोड़ा और मैं पास में ले आ लेता हूँ, तो मुझे अगला इमेज बनाने के लिए थोड़ा आसान पड़ेगा, ठीक है? तो कुछ इस रीजन पे देखने को मिलेगा, ऐसा, ठीक है? अभी ये मैं एक पोर्शन के लिए देख रहा हूँ, ऊपर के लिए नहीं देख रहा हूँ। ऊपर के लिए मुझे देखने के लिए कुछ ऐसा ज़रूरत भी नहीं है। ये 90 डिग्री पे ये दुनिया भर का है, ऐसे रिफ्लेक्ट होके पहुँच गया। अभी मैं ऊपर के लिए नहीं देख रहा हूँ। ऊपर साइड तो मेरे पास इधर रे पहुँचनी भी तो चाहिए, तब तो 2 इमेज दिखेगा। अब देखो, अगर मैं इसे आगे एक्सटेंड किया, ये M है, O है, इसे P कह रहा हूँ और इसे B कह रहा हूँ। तो मैं अगर ये कहा कि मेरे पास ये डिस्टेंस कितना है? D है। तो मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ? ट्रायंगल एम बी पी से अगर मैं देखा तो मुझे ये मालूम है बेस, तो आप इसे कितना कहोगे? देखो, 15 और 15 कितना हो जाएगा? 30 इज इक्वल टू पी बी अपॉन एम बी, ठीक? और टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? स्क्वायर रूट थ्री। एम बी की वैल्यू मुझे मालूम है कि ये कितना है? डी है, तो सॉरी, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होता है ना, ये हुआ। तो ये कौन सा हुआ? पीबी आ गया, ठीक है? ये एक रीजन यहाँ पे मिला, ठीक है? उसी तरह से आपके पास जस्ट इसका अपोजिट भी तो एक मिलेगा। इस तरह से एक मिरर देखने को मिलेगा, देखो, ऐसा, इस तरह से मिलेगा। देखो, d/3 इस रीजन के नीचे, इधर तो मेरे पास रे एक पहुंच ही रही है। अब इसी तरह से दूसरे के लिए देखो, देखते चलो पहले, ठीक है? ये m है और ये कौन सा है? m2 है, ठीक? इसके बाद ये एंगल यहाँ पे कौन सा मेरे पास, और छोटा बना लेते हैं, थोड़ा सा आसानी से मुझे ये सॉल्व हो जाए, बस ऐसा देखना है, ठीक है? मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि जगह तो कम है मुझे, बस ऐसा है, इसलिए मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बाकी तो सब होता जाता रहेगा, ठीक है? एक रे इस तरह से आएगी, देखो, इसके नीचे पूरी ये रे मिलेगी। अब देखो, इसको उठा के यहाँ पे मर्ज करने की कोशिश करो। अब ये रीजन, यहाँ पे अगर ये दूसरा मिरर होता, तो इस रीजन पे, इस पूरे रीजन पे मेरे पास इसकी भी लाइट पहुंचेगी, पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? इसके नीचे तो इसकी लाइट होगी ही, लेकिन जहां पर से इसकी लाइट ऊपर पहुंचेगी, तो इसके ऊपर वाले, यहाँ पर मेरे पास अगर मिरर रखता हूं, तो यहाँ के ऊपर हर रीजन पे लाइट पहुंच रही होगी या नहीं पहुंच रही होगी? मुझे ये रीजन तो मिल गया, इसकी जो रीजन, जैसे बस इसको उठाओ, यहाँ पे रखो, जैसे मैं ये रखा, ठीक? तो इस नीचे वाले रीजन पे इस पहले मिरर की लाइट पहुंचे, और दूसरे की भी तो पहुंचेगी। इसके ऊपर साइड अब जाएगा, आप यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, देखो ये कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। अब नॉर्मल होगा तो लाइट वापस से रिट्रेस करते हुए कुछ इस तरह से चली जाएगी, ये 15 डिग्री होगा। तो देखो, इसके ऊपर अगर मैं ऐसे रखा, तो इस मिरर के थ्रू यहाँ पे लाइट पहुंच रही होगी, और इस मिरर की लाइट ऊपर पहुंच रही होगी। इस मिरर की लाइट जो नीचे पहुंची है अपने मिरर की लेंस से, वो d/√3 है, ऐसे इसकी भी तो ऊपर पहुंचेगी। उसके बाद तो मेरे पास जब इस रीजन के ऊपर, तो फिर पूरा इसका है, तो वो कितनी हाइट है जो ऊपर तक ये पहुंचा रहा है, जहां पर इसका डबल इमेज दिखेगा। तो देखो, अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास ये लाइट इस साइड पहुंची, और ये यहाँ पर से इस तरह से है, तो इसके बाद इसे कितना कहोगे? ये M2 है, और ये मेरे पास कौन सा है? ये O है, और इसे कितना कह दिया? मान के चलो मैं Q कह दिया, और आगे लेके आ रहा हूं, ये पॉइंट कौन सा मेरे पास? B, ठीक? ओ, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया ना, इसको बी कर लेता हूँ, इसको क्वेश्चन में पी लिखा हुआ है, तो इसे पी लिख लेता हूँ, इसे कितना लिख लिया? सी लिख दिया। अब देखो, अब फिर देखो, तो अब बस इसको मर्ज करो, तो फिर से आपको ऐसा मिलेगा कि ट्रायंगल ऑफ कौन सा? एम पी सी। आप फिर से लिखोगे कि टेन 30 इज इक्वल टू पी सी अपॉन ऑफ एम पी। टेन 30 की वैल्यू, फिर से एम पी की वैल्यू आपके पास कितनी है? ये एम पी लिख लो, और ये कौन सा था? पीबी, पीबी, ठीक है, बाकी ठीक है। तो ये अब आपके पास कितना हो जाएगा? तो पीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
डी बाय रूट 3 हो जाएगा। ठीक, तो आप देखो ये लेंथ कितना होगा, और जो ये पोर्शन है और ये पोर्शन यही इंटरसेक्ट करेगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि रीजन फॉर टू इमेज, फील्ड ऑफ टू इमेज कहां से कहां तक है आप लिखोगे 2d बाय ऑफ रूट 3। ये आसान सा, ठीक। बस जब भी ऐसे दो इमेज वाले कॉन्सेप्ट आएंगे और दो मिरर होंगे ही होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, उसे सेपरेट कर देना है बस वो। और उसके बाद ये देखना है कि कहाँ तक ये ओवरलैप करेगा। आप इसको मर्ज करके देखो, इस वाले मिरर का नीचे डी बाई ऑफ 3 और इस मिरर का ऊपर वाला कितना डी बाई 3। इसके बाद तो इधर इसका पूरा रीजन होगा, डी बाई 3 रीजन के बाद बाकी तो ये इधर अकेला सिंगल इमेज पहुंचाएगा, और इसके डी बाई 3 के बाद बचा हुआ ये रखेगा अपना। ठीक है, देख लो इतना पहले देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो देख लो इतना इतना देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कि रहने दे, इतना ही रहने देते हैं, इस पार्ट में इतना ही रहने देते हैं, फील्ड ऑफ व्यू तक ही रहने देते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, थोड़ा रात में धीरे धीरे, मतलब मैं भी ट्राई मारते चल रहा हूँ, धीरे धीरे मेरे भी मतलब कैसा होगा सॉल्व करते बनने लगेगा, मुझे भी कैसा होगा, स्पीड पकड़ लूंगा मैं, है ना। अभी कैसा है, जितना स्लो है इतना स्लो हमेशा नहीं रहेगा, है ना। धीरे धीरे चैप्टर भी ग्रिप पकड़ेगा अपना। अभी मेरा भी बहुत ज्यादा मन नहीं करता है बहुत लंबी लंबी वीडियो बनाने का, मान के चलो एक आध दो वीडियो के बाद स्पीड पकड़ लूंगा मैं, ठीक। तब तक हम अच्छी खासी स्पीड में आ जाएंगे, जैसे ही वो मिरर फॉर्मूला वॉर्मूला आना स्टार्ट करना उसके बाद मेरी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। ये थोड़ा सा कैसा है, इंटरेस्टिंग पोर्शन है, थोड़ा मुझे भी टाइम देने का मन करता है, इसलिए क्योंकि चीजें ये पहली बार देख रहा होता है स्टूडेंट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब पढ़ रहा होता है 9th या 10th पे, तब कैसा होता है कि ये सिर्फ प्लेन मिरर के उस पोर्शन में देख के वो खत्म कर चुका हूँ। ये फील्ड ऑफ रिव्यू, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये सब मेरे पास कैसा उस टाइम पे स्टूडेंट नहीं देखता है, 9th और 10th पे वो चीज है ही नहीं। तो जब पहली बार देखता है तो प्लेन मिरर के अंदर वो कभी सोचा भी नहीं होता है कि इतनी सारी चीजें इंटर होंगी। तो पहली बार जब मुझे उसे दिखाना है और वो भी एडवांस के हिसाब से, तो पहले मेरा काम बनता है कि थोड़ा मैं स्लो रहूं। जब वो यहाँ पे अच्छा एनालिसिस होना स्टार्ट होता है, एकदम ब्रीफ हो जाए, एकदम मजा आने लगे, मैं गारंटी बता रहा हूँ कि जब हमारे पास कर्व सरफेस आएगा तो वो आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये कंफर्म कर लो अपने साइड से कि इधर पूरे इंटरेस्ट के साथ पूरा बेसिक इंटरेस्ट तो आखिरी तक रखना, लेकिन इधर ज्यादा इंटरेस्ट मेंटेन रखना, क्योंकि चैप्टर का नया भी है। अगर अभी इंटरेस्ट आ जाएगा तो लास्ट पे अपने आप जनरेट होते चला जाएगा, ठीक। और पूरा एकदम कोर ऑफ कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए चलेंगे, जितना ज्यादा अभी मजा लेते चलोगे उतना आगे समझते चले जाओगे, ठीक। आगे तो बहुत सी चीजें तुम देखे भी हो, बस उसे क्या कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो। लेकिन ये पोर्शन जो है, ये फील्ड ऑफ व्यू, एंगल ऑफ डेविएशन, या फिर ऐसा मान के चलो एंगल ऑफ डेविएशन के साथ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये सब चीज आप पहली बार देखो, ठीक। तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, जैसे ही वो हो जाएगा तो अगले पोर्शन पे हम अपने आप चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जब वहां पे कर्व सरफेस पे आएंगे तो ऑटोमेटिक मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। और चैप्टर की लेंथ, मत सॉरी, चैप्टर के वीडियो की लेंथ भी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो इस पार्ट के लिए इतना ही।